नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीआरपीएफ से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे शशि थरूर के द्वारा ये हिंदू में आर्टिकल लिखा गया है, अच्छा आर्टिकल है कॉलोनिज्म के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो शशि थरूर का ये आर्टिकल वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करेंगे। और तीसरा मेडिकल एथिक्स से संबंधित आर्टिकल है। यहाँ पे जो आर्टिकल है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यह आर्टिकल देखो कहता है ग्लोबल इकोनॉमी में ना क्राइसिस के संकेत मिल रहे हैं। हमारा इंडिया का लेटेस्ट एक्सपोर्ट डेटा कहता है इंडिया का एक्सपोर्ट कम हुआ है। यूएसए के 2 बड़े बैंक फेल हो गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम कम हो गए हैं। ये सारे संकेत इशारा करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में क्राइसिस की तरफ। नीचे वाला आर्टिकल है ब्लैक सी में ना रशिया के जेट ने क्या किया, यूएस के एक ड्रोन के ऊपर तेल गिरा दिया और उसके बाद वो ड्रोन जो है रशिया के जेट से टकरा के नीचे गिर गया। यूएस ने रशिया के एम्बेसडर को बुला के विरोध जाहिर किया। रशिया ने ये कहा कि क्रीमिया जो हमारे पास है उसके एयर स्पेस में यूएसए का ड्रोन आ गया था। यूएसए का ये कहना है कि जानबूझ के रशिया के जेट ने ड्रोन गिरा दिया। तो राइटर कहते हैं देखो कोल्ड वार के शुरुआत के 20 सालों में जैसी टेंशन्स रहती थी ना यूएसए और उस समय यूएसएसआर के बीच, वैसी ही टेंशन्स हैं यूक्रेन वार के कारण। यूएस ने अभी तक यूक्रेन को $30 बिलियन की मिलिट्री मदद दे दी है। रशिया इससे चिढ़ा हुआ है। रशिया कहता है पूरा वेस्ट हमारे खिलाफ हो गया है। तो वैसे देखो दोनों का जो रिस्पॉन्स है ना रशिया और यूएस का इस इंसिडेंट के बाद मेजर रिस्पॉन्स है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन कब एस्केलेशन हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों देश अगर आपस में लड़ेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वर्ल्ड देखो यूं कह सकते हो कि इनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो ये सारी बातें बोली गई हैं इस आर्टिकल में। डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। तो डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का जबरदस्त एग्जाम्पल देखो ये है। गुजरात में एक फादर ने अपनी डॉटर को गलती से गलत एग्जाम सेंटर पे छोड़ दिया। वो चले गए। लड़की को पता लगा जब वो एंटर करने लगी कि मेरा सेंटर ये नहीं है, मेरा सेंटर तो 20 किलोमीटर दूर है। लड़की घबरा गई। तो वहाँ पे ना पुलिस ऑफिसर तैनात थे। उन्होंने पूछा लड़की से क्या हुआ है। लड़की ने जवाब दिया कि मेरा ये सेंटर नहीं है। तो देखो अपनी ड्यूटी से एक कदम आगे जाते हुए, रियल सर्विस दिखाते हुए पुलिस ऑफिसर ने लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया और 20 किलोमीटर दूर सही एग्जाम सेंटर पर छोड़ा। तो इन्होंने जो कुछ किया ना, इनकी ड्यूटी में कंपैशन, एम्पैथी दिखता है और ज़बरदस्त ड्यूटी इन्होंने परफॉर्म की। और जो हम बात करते हैं डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विस, उसका परिचय इस पुलिस ऑफिसर ने दिया। ये जो घटना है ना देखो, ये इससे मैं टोटली खुद भी रिलेट कर सकता हूँ। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो में कि 2012 में मैंने एसएससी का एग्जाम क्लियर किया और 6 महीने प्रिवेंटिव ऑफिसर के तौर पे काम भी किया। तो उस समय जब एसएससी का पेपर दिया था ना, दिल्ली के रोहिणी में पेपर था, दोपहर की शिफ्ट का पेपर था और उस समय दिल्ली में मैं रहता नहीं था। तो होता है ना अक्सर कि एस्पायरेंट्स सेंटर पे 2-3 घंटे पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि दूसरी सिटी से वो आते हैं और टाइम का अंदाज़ा नहीं लग पाता, तो 2-3 घंटे का बफर लेके चलते हैं। तो मैं भी पहुंच गया 10 बजे के आसपास। मैंने अपनी तरफ से देखो वेरीफाई किया, जिस भी प्रकार से किया, मेरे से गलती हो गई। मुझे लगा कि यही सेंटर है। तो 10 बजे आके मैं बैठा वहाँ पे, 11 बज गई, 11:30 हो गई। मुझे लगा यही सेंटर है। एस्पायरेंट भी आ रहे थे, लेकिन 15-20 मिनट पहले जब पहुंचा एंट्री के लिए तब मुझे पता लगा कि ये सेंटर नहीं है। तो एकदम से पैरों के तले जमीन खिसक गई। तो उस समय ना फॉर्चुनेटली ये गलती ना और भी लोगों से हो रही थी। जैसे मतलब पता लगा मुझे ये सेंटर नहीं है तो हल्ला सा मच गया, क्योंकि ये गलती औरों से भी हुई। तो वहाँ पे ना एक अंकल आए थे जो अपने बच्चे को छोड़ने आए थे पेपर के लिए। वो भी गलत सेंटर समझ के इस पे आ गए थे। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें छोड़ा। मतलब वो अपने बच्चे को, बेटे को तो वैसे भी छोड़ने जा ही रहे थे, तो उन्होंने हम 2-3 लोगों को और बिठा लिया कि आप आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए। तो बढ़िया थे वो अंकल, जिनकी वजह से हम पेपर दे पाए थे। लेकिन हाँ, इतना सच है कि बहुत से लोग शायद वो पेपर नहीं दे पाए होंगे, क्योंकि एसएससी ने सेंटर ही गलत दे दिया था। मतलब गलत क्या, वो ढंग से बताया नहीं था। थोड़ी बहुत गलती देखो एस्पायरेंट की भी है, लेकिन बहुत सारी एस्पायरेंट से गलती हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटर का एड्रेस ठीक से नहीं दिया गया है। खैर, अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से संबंधित है।
आप जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। के.वी. मधुसूदन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो बैकग्राउंड के साथ पूरा आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। 1939 में एक फोर्स इस्टेब्लिश की गई थी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। देश आज़ाद हो गया 1947 में। उसके बाद ना एक डिबेट चली। डिबेट ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट के पास आ गया है, तो क्या ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पुलिस फोर्स हुआ करती थी, इसको कंटिन्यू किया जाए या फिर ना किया जाए? समझ गए ना? मतलब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था संभालना, ये स्टेट लिस्ट में आ गया था। तो डिबेट चली थी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को अब कोई पुलिस फोर्स की आवश्यकता है? तो सरदार पटेल ने कहा था कि हाँ, हम अभी पुलिस फोर्स रखते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो ये जो पहले पुलिस फोर्स हुआ करती थी ना, जो 1939 में इस्टेब्लिश हुई थी, इसका नाम चेंज करके रख दिया गया सीआरपीएफ। सीआरपीएफ आज के समय में ना सबसे ज़्यादा वर्सटाइल और फ्लेक्सिबल पुलिस फोर्स में से एक है। अब देखो यूं बोले क्या सिर्फ यही सबसे ज़्यादा वर्सटाइल है? तो बाकी जो पुलिस फोर्सेस है ना, जैसे बीएसएफ, एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल, उनकी तौहीन होगी। तो यूं तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा डिग्निफाइड वे में कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्सटाइल और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ की ड्यूटी अनेकों जगह लगती है। आपने देखा होगा कश्मीर में इंसर्जेंसी को रोकने के लिए सीआरपीएफ के जवान तैनात होते हैं। नक्सलिज्म से प्रभावित जो एरियाज हैं वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान तैनात होते हैं। इलेक्शन करवाने में सीआरपीएफ के जवान तैनात होते हैं। 9 अप्रैल का जो दिन है ना, वेलोर डे के रूप में बनाया जाता है, बहादुरी दिवस। क्या हुआ था इस दिन? 1965 में ना रण ऑफ कच्छ में पाकिस्तान की एक पूरी ब्रिगेड ने हमला कर दिया था, लेकिन सीआरपीएफ ने उस हमले को रोक दिया। इसीलिए 9 अप्रैल का जो दिन है, सीआरपीएफ को सम्मान देने के लिए वेल्लोर डे यानी बहादुरी दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा 21 अक्टूबर का जो दिन है ना, वो पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर से बोलता हूं, यहां पे देखिए, 21 अप्रैल का जो दिन है ना, पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। हुआ क्या था इस दिन? इस दिन ना 1959 में चाइनीज अटैक हुआ था ले के हॉट स्प्रिंग्स एरिया में। तो 10 सीआरपीएफ के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी इस अटैक को रोकने के लिए। तो इसीलिए 21 अक्टूबर, मैंने अप्रैल बोल दिया क्या, 21 अक्टूबर का जो दिन है वो पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा बहुत बार सीआरपीएफ के जवानों ने सेक्रीफाइसेस दिया, जैसे 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 76 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो शहीद हो गए थे। इसके अलावा पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, जिसमें 40 के आसपास सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। राइटर देखो ये कहते हैं, जब पुलवामा में हमला हुआ ना, उसके बाद जिस प्रकार से लोगों में जागरूकता आई, लोगों में गुस्सा आया कि इसका बदला लेना है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन भी लिया गया और हमारी फोर्सेस ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की ताकि डेटरेंस क्रिएट की जा सके, पाकिस्तान में एक डर पैदा किया जा सके कि अगर आप टेररिज्म को सपोर्ट करोगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीआरपीएफ की इंपॉर्टेंस देखो इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि देखो जो रेगुलर आर्मी है ना, जैसे आर्मी है हमारे देश की, वो ना बहुत बार जैसे कश्मीर के बहुत सारे एरियाज में डिप्लॉय नहीं की जा सकती। जैसे अब कोई पोस्ट मेंटेन करनी है तो वहां पे आर्मी की डिप्लॉयमेंट हो तो सकती है, लेकिन सरकार करती नहीं है जानबूझ के, क्योंकि गलत संकेत जाता है। रेगुलर आर्मी को हर जगह पर डिप्लॉय किया जाए ना तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के आरोप लगने लगते हैं और दूसरे देश ये समझने लगते हैं कि सिचुएशन खराब है इसलिए आर्मी को डिप्लॉय किया गया है। तो अब तो ना बहुत सारे एरिया से ना आर्मी को हटाया जा रहा है और जहां जहां से आर्मी को हटाया जा रहा है वहां पे सीआरपीएफ की तैनाती हो रही है। कहने को पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ, लेकिन देखो बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार से लड़ाई लड़ती है जैसे नॉर्मल रेगुलर आर्मी लड़ाई लड़ती है। समझ गए? मतलब ड्यूटी आवर्स भी काफ़ी कठिन रहते हैं सीआरपीएफ के जवानों के, जब वो
इंसर्जेंसी डोमिनेटेड एरियाज में अपनी ड्यूटी करते हैं। वैसे होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि उन्हें साल में कम से कम 100 दिन मिलेंगे अपने फैमिली के साथ बिताने के लिए, लेकिन देखो आज के समय में ना ये बहुत मुश्किल हो गया है। समझ गए, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सीआरपीएफ के पास। जब शुरू में सीआरपीएफ आई थी ना, सिर्फ 2 बटालियन हुआ करती थी। आज तो सीआरपीएफ ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास की फोर्स है। समझ गए, अनेकों बटालियंस हैं, जैसे कोबरा बटालियन है जो नक्सलिज्म से लड़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, काफ़ी तारीफ हुई है। रैपिड एक्शन फोर्स हैं, महिला बटालियंस हैं। अब बहुत बड़ी फोर्स हो गई है सीआरपीएफ। अब राइटर देखो मेन बात ये कहना चाहते हैं, सीआरपीएफ का काम बढ़ गया है, ड्यूटी भी काफ़ी कठिन हो गई है रेगुलर आर्मी की तरह, लेकिन ना ट्रेनिंग उस प्रकार से कई बार नहीं मिल पाती, क्योंकि ड्यूटी आवर्स और वर्किंग डेज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। समझ गए, मतलब स्किल्स देखो, अब ज़्यादा अच्छी स्किल्स की आवश्यकता है इंसर्जेंट्स से लड़ने के लिए, टेररिस्ट से लड़ने के लिए, क्योंकि वो टेररिस्ट अपनी खुद की स्किल्स को अपग्रेड करते जा रहे हैं। लेकिन सीआरपीएफ के जवानों को इतना टाइम नहीं मिल पाता ट्रेनिंग का कि वो अपनी स्किल्स को समय के हिसाब से अपग्रेड कर सकें। तो बहुत बार इस कैजुअलिटीज होने का ये भी एक बड़ा रीजन माना जाता है। दूसरी तरफ देखो, जहां देखो रेगुलर आर्मी को ना सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उस प्रकार के बेनिफिट्स सीआरपीएफ को नहीं मिलते। मतलब सैलरी कंपैरेटिवली कम होती है, कैंटीन वगैरह का लाभ नहीं मिलता, जैसे आर्मी के जो जवान हैं कैंटीन से सामान खरीद सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मोराल डाउन कर देती हैं फोर्स का। समझ गए, मतलब उनको लगता है कि यार हम वो सारा काम करते हैं जो रेगुलर आर्मी के लोग करते हैं, बट हमें कुछ नहीं मिलते बेनिफिट्स। और दूसरा देखो, एक चीज़ आपको बताता हूं, अब आर्मी में जो बड़े अधिकारी होते हैं वो तो आर्मी के ही ऑफिसर होते हैं ना, लेकिन सीआरपीएफ में क्या होता है, कोई आईपीएस आता है डेपुटेशन पे और वो पूरी सीआरपीएफ को हेड करता है। तो ये भी एक मोरल डाउन करने के समान होता है कि सीआरपीएफ के जो कमांडेंट होते हैं वो कभी भी पूरी सीआरपीएफ को हेड नहीं करते। आईपीएस आता है डेपुटेशन पे और वो पूरी सीआरपीएफ को हेड करता है। और एक और चीज है देखो, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, इसमें क्या होता है, जैसे ऑफिसर्स हैं, अब ना कायदे से उनकी सीनियरिटी इतनी हो गई है कि उनका प्रमोशन होना चाहिए, बट प्रमोशन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वैकेंसी नहीं है। समझ गए, मान लीजिए डीजी की पोस्ट है, अब किसी ऑफिसर ने इतने काम कर दिया कि इतने साल काम कर दिया कि कायदे से उसका डीजी की पोस्ट पर प्रमोशन अभी तक हो जाना चाहिए था, बट डीजी की पोस्ट ही वैकेंट नहीं है, इसलिए डीजी की पोस्ट पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो ना इनके साथ क्या होना चाहिए, इनके साथ ऐसा होना चाहिए कि उन्हें ना डीजी की पोस्ट जैसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो कम से कम मिलने लगे। बाद में वैकेंसी होगी तो कोई बात नहीं, वो डीजी के तौर पे काम करने लगेंगे, लेकिन अभी डीजी को जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाएं, ऐसा प्रोविजन कोर्ट ने तो कह दिया होना चाहिए सीआरपीएफ के लिए, लेकिन ग्राउंड पे ना इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, जबकि बाकी फोर्सेस में ना ऐसा होता है, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वाला प्रोविजन। तो ये सारे पॉइंट्स राइटर बोलते हैं ये वार्निंग साइन है। जब देखो किसी फोर्स का मोरल डाउन होता है ना, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा होते हैं और परिवार के साथ समय बिताने को नहीं मिलता, तो ना फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होती है। तो ऐसी सिचुएशन में होमिसाइड्स, फ्रेटिसाइड्स जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं, एक जवान अपने दूसरे साथी जवानों पर गोलियां चला देता है, सुसाइड हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा सामने आती हैं। तो सरकार को ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे ये सब स्टेप्स तो अभी हमने डिस्कस किया ही। 100 दिन बिताने को मिले एक जवान को अपने परिवार के साथ में, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो, और सीआरपीएफ का ऑफिसर ही सीआरपीएफ को हेड करे। लेकिन इसके अलावा ना, और मतलब एक पॉइंट ये भी है कि रेगुलर आर्मी जैसे बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लेकिन एक पॉइंट ये है, बाकी जो फोर्सेस है ना, जैसे बीएसएफ हैं, सीमा सशस्त्र बल हैं, सीआईएसएफ है जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी करता है, जैसे एयरपोर्ट, मेट्रो, सभी ना पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो अपने सर्विस के शुरुआती 15 साल बिताएं इंसर्जेंसी वाले एरियाज में। समझ रहे हो? फिर से बोलता हूं, सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं, बाकी सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी शुरुआत के 15 साल बिताएं इंसर्जेंसी वाले एरियाज में,
आगे के 10 साल बिताएं बॉर्डर सिक्योरिटी वाले एरियाज में, और लास्ट के जो साल है ना सर्विस के, वो बिताएं स्टैटिक जॉब्स में, ऑफिस वाली जॉब्स में। ये पता क्यों होना चाहिए ऐसा? जैसे देखो किसी जवान ने ना बहुत साल सर्विस कर ली, उसको एक थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए कि अभी मेरी सर्विस कठिन है, लेकिन फ्यूचर में मुझे ऑफिस वाली जॉब मिलेगी। जब मेरा परिवार हो जाएगा तब मैं बाकी के जो साल हैं वो ऑफिस वाली जॉब में, स्टैटिक जॉब में बिता सकूंगा। अभी क्या होता है ना, काफ़ी दुखद खबरें कई बार आती हैं, जैसे कोई अटैक हो गया टेररिस्ट का या फिर नक्सलाइट्स का, तो उसमें ना ऐसे जवानों की, ऐसे ऑफिसर्स की भी डेथ हो जाती है जिनकी उम्र ना बिल्कुल 59 होती है या 60 होती है, जिनकी रिटायरमेंट में 6 महीने बाकी होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए राइटर के अनुसार। शुरुआत के 15 साल आप बिता लो इंसर्जेंसी वाले एरियाज में, उसके अगले 10 साल बिता लो आप बॉर्डर वाले एरियाज में, बॉर्डर सिक्योरिटी वाले में, और लास्ट के सर्विस वाले ईयर्स आप बिताओ ऑफिस में, स्टैटिक जॉब्स में। तो ये सजेशन देते हैं राइटर। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सीआरपीएफ से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कॉलोनिज्म के साइड इफेक्ट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शशि थरूर के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। शशि थरूर आपको पता है लिखते रहते हैं कॉलोनिज्म के खिलाफ। कॉलोनिज्म का मतलब क्या है? जैसे देखो आपको पता है ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था। कॉलोनी मतलब गुलाम बनाया था। अब जब एक देश दूसरे को कॉलोनी बनाता है ना तो लूटता है। ब्रिटेन ने इंडिया को लूटा था अलग अलग फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता बिल्कुल सस्ते दामों पे, उसका इस्तेमाल किया जाता ब्रिटेन में मशीनों की सहायता से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। बाद में उन्हीं प्रोडक्ट्स को इंडिया में भेजा जाता एक्सपोर्ट करके। ये तो सिर्फ एक फॉर्म है। ब्रिटेन ने अनेकों प्रकार से इंडिया को लूटा, यानी कॉलोनिज्म में ऐसा ही होता है। ब्रिटेन सिर्फ ऐसा नहीं कि ब्रिटेन ने अलग अलग देशों को कॉलोनी बनाया। पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों के बीच में एक प्रकार से ना कंपटीशन रहता था ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज हासिल करने का। एक पॉइंट आपने पढ़ा हो वर्ल्ड हिस्ट्री में, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार एक प्रकार से ना यूरोपियन कंट्रीज के बीच में लड़ाई थी कॉलोनीज के लिए, किसके पास में ज़्यादा कॉलोनीज होंगी। तो ना कॉलोनिज्म तो आज के समय में देखो ख़त्म हो चुका है। आज तो कोई एक देश दूसरे देश का गुलाम नहीं है, कॉलोनी नहीं है। तो कायदे से शशि थरूर ये कहते हैं, कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि अब तो कॉलोनिज्म की बात मत करो यार, डीकॉलोनाइजेशन हो चुका है, तो फिर क्यों बात करते हो कॉलोनिज्म की। तो शशि थरूर ये कहते हैं आर्टिकल में कि बेशक देखो कॉलोनिज्म खत्म हो चुका है, लेकिन कॉलोनिज्म के जो साइड इफेक्ट्स हैं ना वो आज भी देखने को मिलते हैं। जो लिगेसी है ना वो आज भी देखने को मिलती है। ईस्ट तिमोर का आपने नाम सुना है? ईस्ट तिमोर कहाँ पे है बताइए, गैस कीजिए कहाँ पे है। साउथ ईस्ट एशिया में है ईस्ट तिमोर। ये इंडोनेशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है ईस्ट तिमोर। ये अलग से देश है। यहां पे देखिए ये इतना सा देश है। ये तिमोर आइलैंड है और ये है नीचे इंडोनेशिया का एरिया। मतलब तिमोर आइलैंड का जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो तिमोर देश के पास में है जिसका नाम ही ईस्ट तिमोर है, और वेस्ट वाला हिस्सा ये इंडोनेशिया के पास है। ये इस पे इंडोनेशिया का कंट्रोल है। ईस्ट तिमोर ना पुर्तगाल की कॉलोनी था। पुर्तगालियों ने ईस्ट तिमोर पर राज किया या पूरे तिमोर आइलैंड पर राज किया 1975 तक। 1975 तक इंडोनेशिया की कॉलोनी था तिमोर। लेकिन 1975 से पहले इंटरनल कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया यहाँ पे, और पुर्तगाल जो है वो छोड़ के चला गया। आपको याद होगा 1961 में गोवा को हमने आज़ाद करवाया था पुर्तगाल से, फोर्स भेजनी पड़ी थी। तो उसी प्रकार से 1975 में पुर्तगाल तिमोर को भी छोड़ के चला गया। लेकिन उसी समय इंडोनेशिया ने हमला कर दिया तिमोर पर और कब्जा कर लिया। तो उसके बाद ईस्ट तिमोर में खास करके ना इंसर्जेंसी पैदा हो गई इंडोनेशिया से आज़ादी हासिल करने के लिए। 1991 में क्या हुआ, 200 जो प्रदर्शनकारी थे ना 1991 में, उन पर इंडोनेशिया की मिलिट्री ने गोलियां चलाई
उसके बाद से तो इंडोनेशिया पे प्रेशर आना स्टार्ट हो गया, इंटरनेशनल प्रेशर, भैया क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप रेफरेंडम करवाओ ना, अगर ईस्ट तिमोर के लोग अलग होना चाहते हैं तो इनको होने दो, आप क्यों बीच में रोड़ा अटक रहे हो, आप क्यों अत्याचार कर रहे हो। तो फाइनली 1999 में रेफरेंडम हुआ यहाँ पर, और ईस्ट तिमोर जो है वो अलग हो गया इंडोनेशिया से, मतलब अलग देश बन गया। बाद में 2002 में यूएन ने अलग देश के रूप में इसे स्वीकार कर लिया। अभी भी ईस्ट तिमोर में कन्फ्लिक्ट की खबरें आती रहती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब देखो इसलिए है क्योंकि पुर्तगाल ने कॉलोनी बनाया था तिमोर को, और पुर्तगाल एकदम से छोड़ के चला गया। इस वजह से इस तिमोर आइलैंड पे ये सारे क्राइसिस पैदा हुए। शशि थरूर तो देखो ये भी कहते हैं आज म्यांमार में मिलिट्री कू है, मिलिट्री का रूल है, अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल पावर्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और एग्जांपल्स देते हैं शशि थरूर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, ब्रिटेन की गलती है जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रॉब्लम है। साइप्रस का क्या इतिहास है मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं। साइप्रस की लोकेशन देख लीजिए, मेडिटेरेनियन सी में है, ऊपर टर्की है, यहां पर सीरिया, ये लेबनान है। अब नॉर्थ जो साइप्रस है ना, यहां पर टर्की का कब्जा है, और नीचे वाला साइप्रस ये अलग से देश है। हुआ क्या, ब्रिटेन की कॉलोनी था साइप्रस, टर्किश मूल के लोग थे और ग्रीस मूल के लोग थे, ज्यादा ग्रीस मूल के लोग थे। ब्रिटेन ने इस प्रकार से गवर्न किया कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई सी रहने लगी। टर्किश मूल के लोग चाहते थे टर्की को सपोर्ट करने वाली सरकार होनी चाहिए, और ग्रीस मूल के लोग ये चाहते थे ग्रीस को सपोर्ट करने वाली सरकार होनी चाहिए। 1974 में अटैक कर दिया था टर्की ने, और जो नॉर्दर्न पार्ट है साइप्रस का, इस पे कब्जा कर लिया, इसको अलग से एक देश बना दिया, लेकिन किसी ने माना नहीं। यूएन ने और बाकी सभी देशों ने कंडेम किया टर्की ने जो कुछ किया। अब साइप्रस के ऊपर वाले पार्ट में टर्की का कब्जा तो है, और टर्की कहता है ये अलग से देश है, लेकिन और कोई नहीं मानता, सिर्फ टर्की ही मानता है। तो इसलिए शुरू से ही टर्की और साइप्रस के बीच में जबरदस्त तनातनी है, मतलब लड़ाई रहती है। तो राइटर कहते हैं ये भी किसका नतीजा है, कॉलोनिज्म का। पैलेस्टीन किसका नतीजा है, कॉलोनिज्म का। ब्रिटेन ने फ्लिप फ्लॉप वाली पॉलिसी अपनाई, उस पूरे एरिया को डिवाइड करके, पैलेस्टीन को डिवाइड करके बोला शुरुआत में कि ये एरिया इजराइल का, ये पैलेस्टीन का। ठीक से करवाया नहीं, मतलब जो भी डिवीजन को करवाना था वो करवाया नहीं। इस वजह से आज भी पैलेस्टीन को लेकर लड़ाई रहती है। इसके अलावा देखो इथोपिया में भी जो ये प्रॉब्लम्स है ना, इथोपिया का अरिट्रिया के साथ विवाद है, टिग्रे रीजन में बॉर्डर विवाद है। जैसे इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ते हैं बॉर्डर को लेके, इथोपिया और इरिट्रिया की भी लड़ाई होती रहती है। इसके लिए इटली को दोष दिया जाता है शशि थरूर के द्वारा। इटली ने कॉलोनी बनाया था इथोपिया को, और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद चलो ये तो एक टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो कॉलोनियल पावर्स ने क्या किया, जैसे ब्रिटेन, बेल्जियम, इन्होंने क्या किया, जैसे बेल्जियम ने ना रवांडा और बुरुंडी में, आप ये देखिए ये ग्रेट लेक रीजन है, ये DR कोंगो है, युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है, तंजानिया है, ये ग्रेट लेक रीजन है। प्री में अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले तो रवांडा और बुरुंडी में क्या किया गया इनके द्वारा, बेल्जियम वालों के द्वारा। कुछ लोगों को बोल दिया गया कि ये हुतूज हैं, कुछ लोगों को बोल दिया गया ये तुत्सीज हैं। मतलब क्लासिफिकेशन जो उन्होंने किया ना कि ये हुतूज हैं, ये तुत्सी हैं, इसकी वजह से ना इन दो एथनिक ग्रुप्स के बीच में ना काफी फाइट रहने लग गई। वो फाइट पहले नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुतूज और तुत्सीज के बीच में फाइट रहने लग गई। भैया क्या जरूरत थी आपको ये क्लासिफिकेशन करने की। जैसे इंडिया में भी क्लासिफिकेशन किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि ये मार्शियल रेसिस हैं, जैसे सिख हैं, जाट हैं, उन्होंने बोला ये मार्शियल रेसिस हैं। इस कंसेप्ट के बेस पे कुछ कम्युनिटीज को अलग कर दिया गया कि वो आर्म्ड फोर्सेस नहीं ज्वाइन करेंगी, जैसे पंजाबी मुस्लिम्स हैं। समझ गए, बिना काम की डिवीजन करने की कोशिश की गई कॉलोनियल पावर्स के द्वारा, बिना काम की डिवीजन्स डालने की कोशिश की गई, और डिवीजन्स डाल के वो खुद रूल करना चाहते थे। जैसे इंडिया में देख लीजिए डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अपनाई गई ना, उसका खामियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। आज भी हमारे देश में कम्युनलिज्म जो है उसके पीछे
मतलब यूं नहीं कहा जा सकता कि देखो पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार दोषी है। उससे पहले भी कुछ घटनाएं तो होती ही थी हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद की, बट ब्रिटेन ने ना इसको बहुत जबरदस्त ढंग से एक गलत डायरेक्शन दे दी। मतलब बहुत ज़्यादा स्किलफुली इस्तेमाल किया सत्ता में बने रहने के लिए। डिविजन्स और ज़्यादा बढ़ गई जब ब्रिटिशर्स ने देश में रूल किया। और सिर्फ हमारे देश में ऐसा नहीं किया, इवन श्रीलंका में देख लीजिए, सिनालीज और तमिल्स के बीच में जो विवाद है, उन्होंने क्या किया, हमेशा वो माइनॉरिटीज़ को अपीज करते थे। ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका में तमिलियंस को अपीज किया और जो मेजोरिटी में थे सिनालीज, वो गुस्सा हो गए। आज़ादी के बाद में क्या हुआ, फाइट रहने लगी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। सत्ता में आ गई सिनालीज की गवर्नमेंट और तमिलियंस को हरास किया गया। उनको मजबूर होना पड़ा अलग से एक देश की मांग करने के लिए। उसके बाद देखो, राइटर ये भी बोलते हैं शशि थरूर कि कई बार ना ऐसा था, उन्होंने क्या क्या किया, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज ड्रा कर दी। मान लीजिए ये पहले पूरा देश है, उन्होंने ऐसे दो देश बना दिए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को भी तो रेड क्लिफ ने ऐसे ही काटा था। वकील थे, जल्दबाजी में थे, बस अपनी मर्जी से मैप देख के बाउंड्रीज ड्रा कर दी। देखा ही नहीं लोकल लेवल पे क्या क्या सिचुएशन है, भैया क्या कर रहे हो आप। तो ऐसा ही ना बहुत सारी कॉलोनियल पावर्स ने ना कॉलोनीज की बाउंड्रीज को ऐसे डिवाइड किया कि लोग डिवाइड हो गए। मतलब एक एथनिक ग्रुप के कुछ लोग चले गए बॉर्डर के इस पार, कुछ चले गए इस पार। तो वो आज के समय में ना उन आर्टिफिशियल बाउंड्रीज को मानते ही नहीं। तो इस वजह से भी फाइट रहती है। देश बन गए मॉडर्निटी के हिसाब से, लेकिन लोगों की जो लॉयल्टी है वो अपने एथनिक ग्रुप के प्रति है, क्लां के प्रति है। जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पे पाश्तून नेशनलिज्म काफी हावी है। अब तो फिर भी कम हो गया, पहले बहुत हावी था। वो मानते ही नहीं थे डूरंड बॉर्डर को जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ऐसी ही सिचुएशन बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में है। अब ऐसा होता है कि इन्होंने ना मॉडर्न कंट्रीज भी बना दिया कॉलोनियल पावर्स ने, जैसे कि आप एक देश हो, आप एक देश हो। जबकि देखो नेशन वाली आइडेंटिटी उस देश में है ही नहीं। नेशन वाली आइडेंटिटी मतलब कोई एक ऐसी चीज जो उस पूरे देश की जनता को एक धागे में पिरोए, ऐसी कोई भावना नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या, उन्होंने मॉडर्न देश बना दिया अपने हिसाब से, लेकिन उस देश में जो अलग अलग रीजन्स है ना, रीजन के प्रति लोगों की लॉयल्टी ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अलग अलग रीजन के लोग आपस में लड़ाई करेंगे, सिविल वार पैदा हो जाता है, जो कि अफ्रीका के काफी सारे देशों में देखने को मिलता है। इसके लिए कॉलोनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट शशि थरूर ये बोलते हैं, देखो ये जो कॉलोनियल पावर्स हुआ करती थी ना, ये अपने फायदे के लिए किसी कॉलोनी को डेवलप किया करती थी। जैसे ब्रिटेन ने हमारे देश को ना सिर्फ उन एरियाज में डेवलप किया जिसमें उनका फायदा था, जिससे वो आसानी से देश को लूट सकें। वहां पे उन्होंने ट्रेन चलाई ताकि वो देश को आसानी से लूट सकें। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ है, नुकसान ये हुआ प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलपमेंट। मतलब कुछ कुछ एरिया ज्यादा डेवलप हो गए, कुछ बहुत ज्यादा अंडर डेवलप हैं। ये भी कॉलोनिज्म का एक साइड इफेक्ट है। और देख लीजिए कई देशों को तो उन्होंने ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया, एकदम से छोड़ के चले गए कि वो अपने आप को गवर्न करने के लिए अभी तैयार ही नहीं थे, और वो कॉलोनियल पावर एकदम से उस देश को छोड़ के चली गई। इसका नतीजा क्या निकला, आज तक उस देश में इंस्टेबिलिटी चल रही है, कोई कॉन्क्रीट सत्ता आ ही नहीं पाई है। सिविल वार, कन्फ्लिक्ट, डिक्टेटरशिप, ये सब चलता है फिर ऐसी सिचुएशन में। तो ये पूरी हमने कॉलोनिज्म के साइड इफेक्ट्स डिस्कस किए जो शशि थरूर के द्वारा बताए जाते हैं। अब अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो देखो मेडिकल एथिक्स से संबंधित है। आप एथिक्स से उस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, मेडिकल एथिक्स वाला आर्टिकल। बहुत बार आपने देखा होगा कि पेशेंट की डेथ होने के बाद फैमिली मेम्बर्स जो है वो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर देते हैं, डॉक्टर्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। काफ़ी बार डॉक्टर्स को मारने पीटने की खबरें आती हैं। आरोप लगाया जाता है फैमिली मेम्बर्स के द्वारा कि डॉक्टर्स ने ठीक से इलाज नहीं किया। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करते हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा यानी डॉक्टर्स के द्वारा कौन से एथिकल इश्यूज फेस किए जाते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट है रिबेट्स, कमीशंस एंड कर्टसीज। कई बार जो होता है, एक डॉक्टर जो है वो दूसरे डॉक्टर को पेशेंट रेफर करता है। अब पेशेंट जब रेफर होके आता है किसी डॉक्टर के पास, तो ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को कमीशन देगा कि हाँ आपने भैया हमारे पास डॉक्टर भेजा है, तो जो पैसा मुझे मिलेगा इस पेशेंट से उसमें से कुछ 5%, 10% कमीशन मैं आपको दूंगा।
ये नहीं होना चाहिए, ये मेडिकल, ये एथिक्स के अगेंस्ट है। दूसरा, रिलेशनशिप विद द अदर फिजिशियंस। देखो ज़्यादातर जब आप अपनी फाइल लेके, मतलब आप तो बीमार ना हो, यूजुअल एग्जांपल लेते हैं, कोई एक पर्सन ए जो बीमार है, मान लीजिए काफ़ी समय से, 1-2 सालों से, वो अपनी फाइल लेके दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तो सामान्यतः आप यही देखते हो कि दूसरा जो डॉक्टर है ना, वो पहले वाले डॉक्टर का मजाक नहीं उड़ाता है, उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे सवाल नहीं उठाता है, उसके बारे में बुरा भला नहीं कहेगा। सामान्यतः आप ये देखते हो। अब रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि दूसरे वाला जो डॉक्टर है फाइल देख के पहले वाले डॉक्टर का मजाक उड़ाने लगे, अरे ये क्यों दवाई दे दी, ऐसा भी होता है, लेकिन कम होता है। तो मेडिकल एथिक्स ये बोलते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो दूसरे डॉक्टर की कॉम्पिटेंस पर सवाल नहीं खड़ा करेगा, उसकी रिस्पेक्ट ही करेगा कि हाँ, आपने ये सजेस्ट किया था, ये प्रिस्क्राइब किया था, तो ठीक ही किया था, अब आप मेरे पास आए हो तो मैं अपने हिसाब से इलाज करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस कौन होता है? देखो, एक तो अदालत में विटनेस होता है जिसने क्राइम को देखा होता है। दूसरा, एक्सपर्ट विटनेस मतलब एक्सपर्ट, अब डॉक्टर देखो मेडिकल करता है कि कहां पे चोट लगी, कैसी चोट लगी, रिपोर्ट तैयार करता है, जिसके बेस पे जज को फैसला लेना होता है। तो डॉक्टर को मजबूर नहीं किया जा सकता एक्सपर्ट विटनेस बनने के लिए, लेकिन उनकी मोरल ड्यूटी बनती है कि सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना, और जब भी आवश्यकता पड़े अदालत में कंट्रीब्यूट करना, जब वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। देखो बहुत बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो हैं, कई हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड कि ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट, इतने ऑपरेशन कर दिए। ये गलत है, ये मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट है। एक प्रकार से पेशेंट्स को लुभाने वाली बात हो गई बहुत ज्यादा। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्राइक बाय द फिजिशियंस। बहुत बार डॉक्टर्स के द्वारा स्ट्राइक कर दी जाती है, और जबकि देखो मेडिकल सर्विसेज तो एसेंशियल सर्विस है, तो उन्हें नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए एसेंशियल सर्विस किसी प्रकार से बाधित ना हो। नेक्स्ट, रिसर्च एंड पब्लिकेशन। बहुत बार देखो डॉक्टर्स रिसर्च पब्लिश करते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, नहीं होना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए किसी भी सेंस में। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द पेशेंट्स। डॉक्टर्स की ऑब्लिगेशन बनती है पेशेंट्स के प्रति, जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी, ये मैं क्या कर रहा हूँ सॉरी, मुझे लगा हाँ ये इरेजर चल रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द पेशेंट्स, डॉक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेशेंट्स के प्रति, खास करके इमरजेंसी सिचुएशन में। वैसे देखो अगर बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं तो फिर डॉक्टर के ऊपर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो पूछने पर अपनी सर्विस प्रोवाइड ही करेंगे। और भी डॉक्टर्स हैं वो मना भी कर सकते हैं कि आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाइए, ये तब पॉसिबल है जब इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। लेकिन देखो जब इमरजेंसी सिचुएशन है तो डॉक्टर्स को पेशेंट्स का इलाज करना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है यूथनेशिया में एथिकल डायलेमा फेस किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। यूथनेशिया सही है, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल ओथ ली होती है कि वो अपनी दवाई से किसी को नहीं मारेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। तो यूथनेशिया में तो डायरेक्टली आप मरने के लिए इंजेक्शन दे रहे हो ना। नेक्स्ट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। बहुत सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हम बनवाते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बीमार वाला सर्टिफिकेट, छुट्टी लेने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो डॉक्टर्स को बिल्कुल सही ये सर्टिफिकेट्स बनवाने चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसे लेके सर्टिफिकेट बना दिया। तो ये कुछ एथिकल इश्यूज़ की हमने बात की। ये कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच रिलेशनशिप खराब हो रही हैं। सबसे पहले इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ पेशेंट फैमिली। बहुत बार पेशेंट्स की फैमिलीज जो हैं वो ताव में आ जाती हैं पेशेंट की डेथ के बाद, क्योंकि देखो समाज में कुछ लोग ना दिखाना चाहते हैं कि हमने तो हमारे फैमिली मेम्बर्स को बचाने की पूरी कोशिश की, हमने तो डॉक्टर को भी मार दिया गुस्से में आके। वो इस प्रकार के एक्ट्स की सहायता से अपने फैमिली मेम्बर के प्रति अपने लव को शो करना चाहते हैं, लेकिन कितना गलत है। डॉक्टर्स का कितना मोरल जो है वो खराब होता है, वो अपना बेस्ट देते हैं कई बार पेशेंट्स की जान बचाने के लिए। नेक्स्ट, राइजिंग कॉमर्शलाइजेशन। लेकिन देखो बहुत बार ऐसा भी होता है धक्के से टेस्ट करवा लिए जाते हैं, आवश्यकता नहीं थी फिर भी अननेसेसरी टेस्ट करवा लिए, अननेसेसरी ऑपरेशंस कर लिए, आवश्यकता नहीं है फिर भी पेशेंट को एडमिट करके रखा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को पता होता है कि पेशेंट
ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे, फिर भी उनको एडमिट करके रखा जाता है जानबूझकर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्कैरिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो, पब्लिक हॉस्पिटल्स में इतने डॉक्टर्स होते नहीं, जो होते हैं उनके ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पेशेंट्स को भी ये लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं हमारे को ट्रीट करें, मतलब पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि हमारे पेशेंट को डॉक्टर्स ज़्यादा टाइम दे, ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करें, ज़्यादा अच्छे से सर्व करें। लेकिन डॉक्टर्स के पास काम काफ़ी ज़्यादा होता है और इसको लेके भी रिलेशनशिप डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच ख़राब हो जाती है। लास्ट में किया क्या जाना चाहिए? मेडिकल ह्यूमैनिटेरियनिज्म सॉरी। देखो, डॉक्टर्स को समय समय पर उनका मोराल को बूस्ट करने की आवश्यकता है। उनके अंदर ये सारी जो वैल्यूज़ हैं जैसे कंपैशन, इन सबको फिर से इनकलकेट किया जाए। मतलब ऑलरेडी होती हैं, हो सकता है समय के अनुसार कुछ कम हो जाए, तो लेकिन ट्रेनिंग अगर समय समय पे मिलती रहेगी तो ये वैल्यूज़ फिर से रिवाइव हो जाएंगी। नेक्स्ट, नीड फॉर रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन। देखो, पहले के अपेक्षाकृत डॉक्टर्स के बीच में और पेशेंट्स के बीच में इंटरेक्शन कम हुआ है। मतलब पहले डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होता था। फैमिली डॉक्टर वाला जो सिस्टम था ना, वो अब कमज़ोर हुआ है। पहले तो डॉक्टर्स को फैमिली की पूरी हिस्ट्री पता होती थी कि कौन सा जो फैमिली मेम्बर है किस डिजीज से सफ़र कर रहा है, क्या दिया जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कोड ऑफ एथिक्स या फिर गाइडलाइंस हैं उनका स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट होना चाहिए। डॉक्टर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस इम्बाइब होना चाहिए कि आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इमरजेंसी मेडिसिन पे भी फोकस होना चाहिए। इमरजेंसी मेडिसिन में वो सारी चीज़ें आती हैं, इलाज तो आता ही है, इसके साथ साथ इमरजेंसी में पेशेंट के फैमिली को कैसे डील किया जाए वो सब चीज़ें भी आती हैं। तो ये हमने मेडिकल एथिक्स से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।